हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल आईटीआई नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 के लिए टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे लिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुख्य आधार क्या होता है। तो किसी भी ड्राइंग को यदि हम बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने के लिए जो हमारा बेस होता है वो होता है रेखाएं, यानी कि लाइंस का प्रयोग करके ही हम जो है कोई भी ड्राइंग को क्रिएट करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे लिए कि पेपर पर बनी हुई ड्राइंग की लंबाई व वस्तु की मूल लंबाई को प्रकट करने वाले माप को क्या कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का अनुपात है जिसमें कि हमको बताना है कि ड्राइंग की लंबाई और वस्तु की मूल लंबाई, ये दोनों के अनुपात को क्या बोला जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इन 4 ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका निरूपक भिन्न। ये जो निरूपक भिन्न आपको हम बता दें, इसको हम जो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहते हैं और इसको हम आरएफ से डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से। आरएफ एक प्रकार का अनुपात होता है और इसकी जो वैल्यूज है अलग अलग स्केल के लिए अलग अलग होती है। तो ये एक प्रकार का फॉर्मूला होता है जिसकी सहायता से हम एवरी स्केल की प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब ड्राइंग व वस्तु के मूल रूप की लंबाई समान हो तो उस प्रकार की स्केल को क्या कहा जाता है। तो ड्राइंग पर जो माप है और जो वस्तु की जो एक्चुअल लेंथ है, यदि वो दोनों जब सेम होती हैं तो इस प्रकार के स्केल को हम बोलते हैं फुल लेंथ। एक्चुअली में जो स्केल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, रिड्यूसिंग स्केल, एनलार्जिंग स्केल एंड फुल साइज स्केल। तो यहाँ पर जब दोनों की लंबाइयां सेम होती हैं तो उस प्रकार के हम स्केल को बोलते हैं फुल स्केल, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फुल साइज स्केल छांटो। फुल साइज स्केल हमारे पास में ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं 2:1, 1:2, 1:1 और 3:2। तो फुल साइज स्केल में हमने अभी आपको बताया कि दोनों जो लेंथ होती है ड्राइंग पर और एक्चुअल, वो दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रिवेटेड जॉइंट में मार्जिन का मान कितना होता है। जो रिवेटेड जॉइंट होता है उस रिवेटेड जॉइंट के लिए हम जो मार्जिन लेते हैं वो उसकी वैल्यू कितनी होती है। यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, D, 2D, 1.5D एंड 25D। तो जो रिवेटेड जॉइंट होता है, रिवेटेड जॉइंट के लिए जो हम मार्जिन लेते हैं वो लेते हैं हम 1.5 इंटू D। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इस स्केल में केवल 2 इकाइयां पढ़ी जा सकती हैं। तो दोस्तों ऐसा स्केल जिसमें कि केवल 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस प्रकार के स्केल को जिसमें कि सिर्फ ओनली 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है उस स्केल को हम बोलते हैं प्लेन स्केल, या फिर हिंदी में इसको बोला जाता है साधारण स्केल। एक्चुअली में स्केल जो है वो कई प्रकार के होते हैं, प्लेन स्केल, साधारण स्केल होता है, डायगोनल स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है और प्लेन ऑफ कंपैरेटिव स्केल होता है, स्केल ऑफ कॉर्ड होता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स, तो उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और हमने इसके पहले जो स्केल के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं तो वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो हम आपको प्राप्त मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं स्केल की सारी प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इस स्केल में 3 इकाइयां पढ़ी जा सकती हैं। तो यहाँ पर 3 इकाइयां को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस स्केल का हम इस्तेमाल करते हैं वो स्केल हमारा होता है डायगोनल स्केल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डायगोनल स्केल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल्ट को अभिग्रहित करने के लिए आवश्यक होता है। हमारे पास में जो बोल्ट होता है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स में बोल्ट को कसा जाता है, लगाया जाता है। तो यदि हमें बोल्ट को पहचानना है या रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमको किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बोल्ट का वो है दीर्घ व्यास एवं पिच। हम जो है बोल्ट को दीर्घ व्यास यानी कि मेजर डायमीटर और पिच, इसकी सहायता से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, अभिग्रहित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दीर्घ व्यास एवं पिच। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि किसी वस्तु किस आकार की वस्तुओं को हम सामान्यतः एक दृष्टि से देख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमको एग्जामिनेशन में आते हैं। तो एक्चुअली ड्राइंग सब्जेक्ट है, ड्राइंग सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, वस्तुओं को पहले व्यू करते हैं, देन उसके बाद में उनका कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि
कितने सेंटीमीटर तक की ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी आंखों से दृष्टि से देख सकते हैं। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर है इसका 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की ड्राइंग को हम जो है अपनी दृष्टि से देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10 से 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, बोल्ट के पिच व्यास का मान किसके बराबर होता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल्ट और नट और रिवेट, इनके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। इसका मैं अलग से और आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। बोल्ट तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, पिच व्यास का मान किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो बोल्ट होता है उसका जो पिच व्यास है, उसका जो माप है उसको हम बोलते हैं प्रभावी व्यास, यानी कि पिच डायमीटर को इफेक्टिव डायमीटर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, तिरछे अक्षरों को लिखने के लिए मानक कोण कितना होता है। जो हमें तिरछे इंक्लाइंड अक्षर लिखते हैं, जैसे कि इस प्रकार से यदि हमने डी लिखा हुआ है, यदि हम इसको इस प्रकार से डी लिखें तिरछा, तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड एंगल होता है, मानक जो कोण होता है, स्टैंडर्ड एंगल होता है, वो कितने डिग्री होता है, ये हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है 67.5 डिग्री। तिरछे अक्षरों को हम 67.5 डिग्री पर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, सेक्शन रेखा को खींचने का स्टैंडर्ड एंगल कितना होता है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि लाइंस जो है वो भी कई प्रकार की होती हैं, और यहाँ पर प्रयोग किया गया है सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन का काम होता है, अगर हमारे पास में 2 सेक्शन है और उनको आपस में अगर वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उनको ड्राइंग शीट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेक्शन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो वही हमें बताना है कि जो सेक्शन लाइन हम बनाते हैं उसका स्टैंडर्ड एंगल कितना होता है। तो जो सेक्शन लाइन होता है, इसका जो स्टैंडर्ड एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे लिए, इंजीनियर्स द्वारा ड्राइंग शीट पर प्रायः किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। गोभिक अक्षरों का, रोमन अक्षरों का, सिंगल स्ट्रोक अक्षरों का, कि लोअर केस अक्षरों का। तो एवरी इंजीनियर्स या टेक्नीशियन अगर ड्राइंग शीट में ड्राइंग को बना रहा है तो उसके लिए जो लेटर इस्तेमाल करता है, तो लेटर को वो हमेशा जो है सिंगल स्ट्रोक लेटर्स का ही प्रयोग करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिंगल स्ट्रोक लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, लेटर के साइज को कौन दर्शाता है। जो हमारे पास में अक्षर होते हैं, उन अक्षरों को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या दर्शाया जाता है, किससे हम उसको दर्शाते हैं। तो लेटर के जो साइज होते हैं उसको दर्शाता है ऑप्शन नंबर 2, हाइट, यानी कि उस अक्षर के हाइट के द्वारा हम लेटर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या फिर दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंगल स्ट्रोक अक्षरांकन अक्षरों की ऊंचाई व चौड़ाई का एक निश्चित अनुपात होता है, और वो निश्चित अनुपात कितना होता है। अभी हमने बताया कि जो इंजीनियर होता है वो सिंगल स्ट्रोक लेटर का इस्तेमाल करता है, तो उसमें उनकी जो ऊंचाई है और चौड़ाई है, उस ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो होता है दोस्तों 7:4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, शीर्षक कक्ष का अनुशंसित माप क्या होता है। तो शीर्षक कक्ष यानी कि हम इसको बोलते हैं टाइटल ब्लॉक, जो कि ड्राइंग शीट पर नीचे की तरफ में बनाया जाता है, जिसमें कि हम ड्राइंग की साइज, नेम इस्तेमाल किया गया, मेजरमेंट जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, स्केल, उन सभी चीज़ों को लिखते हैं। तो वही यहाँ पे पूछा है, शीर्षक कक्ष या शीर्षक ब्लॉक का अनुशंसित जो माप है, जो टाइटल बॉक्स होता है, टाइटल बॉक्स का जो अनुशंसित माप होता है वो होता है 185x65 mm। इस अनुपात में हम टाइटल बॉक्स को बनाते हैं, लेंथ एंड विड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ड्राइंग शीट का स्टैंडर्ड साइज कौन सा होता है। जो हम ड्राइंग शीट इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग शीट का जो स्टैंडर्ड साइज है वो हम इस्तेमाल करते हैं 420x594। ये हम इस्तेमाल करते हैं 420x594 mm। ये हमारा ड्राइंग शीट का स्टैंडर्ड साइज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित सूचनाओं में से कौन सी सूचना शीर्षक कक्ष में होनी चाहिए। टाइटल बॉक्स में निम्न में से 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो टाइटल बॉक्स में हम किस चीज को लिखते हैं, संस्था का नाम, ड्राइंग नंबर, स्केल की, ये सभी। तो ये सारी की सारी चीजें हम ड्राइंग शीट का नंबर, स्केल जो हमने लिया है या फिर इंस्टीट्यूट का नाम है, वो सारी की सारी चीजें हम टाइटल बॉक्स में ही लिखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रोटेक्टर या फिर चांदा एक उपकरण है
इसे किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रोट्रैक्टर सभी लोग जानते हैं, कंपास बॉक्स में चांदा सभी के पास में होता है, तो हमको ये पता ही है कि जो प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल हम करते हैं वो हम एंगल को रिप्रेजेंट या एंगल को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कोणों को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे लिए, टेप बोल्ट में क्या होता है? डिपरी नहीं होती है, शीर्ष नहीं होता है, दोनों सिरों पर चूड़ियां होती हैं, स्वतः बंधन होने की युक्ति होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो हमारे लिए बोल्ट इस्तेमाल करते हैं, बोल्ट के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें हमें टेप बोल्ट बनाना है। तो जो टेप बोल्ट होता है उसमें जो है डिपरी जो है नहीं होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑब्लिक व्यू कितने डिग्री पर बनाया जाता है? दोस्तों हम बताते हैं कि जो ऑब्लिक व्यू होता है, ऑब्लिक व्यू को तिर्यक प्रक्षेप भी कहा जाता है, तिर्यक प्रक्षेप भी कहा जाता है। तो ये ऑब्लिक व्यू यानी कि तिर्यक प्रक्षेप में हमको एंगल बताना है कि वो कितने एंगल पर बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। ऑब्लिक प्रोजेक्शन को 45 डिग्री और 90 डिग्री पर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, कार्यखंड की विभिन्न विमाओं को एक सीध में एक के बाद दूसरी विमा खींचकर दर्शाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि डायमेंशनिंग के हमने और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। यदि आपको डायमेंशनिंग की फुल डिटेल चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट से डायमेंशनिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस देख सकते हैं, तो उसमें आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार जब हम एक के बाद एक डायमेंशन लाइन को खींच करके यदि हम डायमेंशनिंग करते हैं तो इस प्रकार की डायमेंशनिंग को हम बोलते हैं चेन डायमेंशनिंग सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चेन डायमेंशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, हेक्सागोनल नट में चैम्फरिंग एंगल कितना होता है? 20 अंश, 10 अंश, 30 अंश की 40 अंश? तो जो हेक्सागोनल नट होता है, हेक्सागोनल नट का जो चैम्फरिंग एंगल है वो होता है दोस्तों 30 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला लॉकिंग डिवाइस क्या होता है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले लॉकिंग डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि किसी भी चीज को लॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दो अगर यदि कंपोनेंट है उनको आपस में कनेक्ट करके और लॉक करना है तो उसके लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं लॉकिंग डिवाइसेस का। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लॉकिंग डिवाइस का इस्तेमाल होता है वो होता है आपका फेसल नट। फेसल नट जो है टॉप मोस्टली यूज्ड लॉकिंग डिवाइस होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, साधारणतः आरेखन में विमांकन रेखाएं तथा बाहरी रेखाएं एक दूसरी से कितनी दूरी पर बनाई जाती हैं? तो यहाँ पर हमको बताना है कि जब हम डायमेंशनिंग करते हैं तो जो डायमेंशन लाइन है और जो उसकी ऑब्जेक्ट लाइन है, यदि किसी फिगर की जो ऑब्जेक्ट लाइन है और ऑब्जेक्ट लाइन से जो डायमेंशन लाइन हम बनाते हैं उसको हम कितनी दूरी पर बनाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 8 mm। हम अगर हमारे पास में ऐसा कुछ ये फिगर है तो ये जो फिगर की ये वाली जो लाइन है ये लाइनें कहलाती हैं ऑब्जेक्ट लाइन, और इस ऑब्जेक्ट लाइन से यहाँ का जो हम गैप लेते हैं, ये जो हम गैप लेंगे ये हम 8 mm लेंगे एंड यहाँ से फिर हम एक्सटेंशन लाइन ऐसे बना के और ये हम डायमेंशनिंग ऐसे कर देते हैं। तो ये जो हमको गैप लेना है, ये गैप हमको क्या है, कितना लेना होता है? 8 mm लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वृत्त के विमांकन को दर्शाने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही है? यदि हमारे पास में वृत्त है और वृत्त के डायमेंशंस को हमें दर्शाना है, प्रकट करना है, तो उसका सही तरीका कौन सा है? इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ये भी तरीका गलत होता है, ये भी तरीका गलत होता है। अभी हमने इसके एक पहले क्वेश्चन देखा था कि हम व्यास को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और हमें फाई से ही दर्शाना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फाई 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 हो गया कि विमांकन की संरेखीय प्रणाली में समस्त डायमेंशंस को कैसा लिखा जाए ताकि आसानी से पढ़ा जा सके? जो हम संरेखीय सिस्टम, इसको हम बोलते हैं अलाइन सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। अलाइन सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग में हम डायमेंशनिंग को किस प्रकार से लिखते हैं, तो हम आपको बता दें कि जो अलाइन सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग होता है उसको हम जो है नीचे से और राइट साइड से लिखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नीचे से
और राइट साइड से, दाहिनी ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, एक स्क्रू को स्पेसिफाई किया जाता है। यदि हमारे पास में स्क्रू है तो उस स्क्रू के साइज को किसके द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है? मेजर डायमीटर द्वारा, माइनर डायमीटर द्वारा, पिच डायमीटर के द्वारा कि पिच द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दीर्घ व्यास से, यानी कि मेजर डायमीटर से हम स्क्रू के साइज को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, घिरनी तथा शाफ्ट के गेज को निम्न गेज चेक करते हैं। जो घिरनी यानी कि पुली होती है और जो शाफ्ट होते हैं, इनको चेक करने के लिए हम किस प्रकार के गेज का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फीलर गेज। फीलर गेज की सहायता से हम पुली और शाफ्ट के साइज को मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, एबिनी किस किस ड्राइंग पेपर पर कार्य करने के लिए होती है? तो जो एबिनी एक प्रकार का कंपोनेंट होता है जो कि ड्राइंग बोर्ड पर लगा होता है। जो ड्राइंग बोर्ड होता है जिसमें कि हम ड्राइंग शीट रखते हैं और उसमें फिर हम अपना कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। तो जो एबिनी है ये बना होता है किस पर? ड्राइंग बोर्ड पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बोर्ड। ये बोर्ड पर जो है एबिनी बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, फ्री हैंड ड्राइंग के लिए कौन सा पेपर उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है। यदि हमें फ्री हैंड स्केच बनाना है किसी भी कंपोनेंट्स की, जैसे कि फाइल की फ्री हैंड स्केच बनाते हैं, हैमर की बनाते हैं, स्पेनर की बनाते हैं, बेंच वाइज, वर्नियर, कैलिपर्स, बहुत सारी फ्री हैंड स्केचेस हमको बनाने होते हैं। तो उसके लिए जो हम पेपर का इस्तेमाल करते हैं वो पेपर हमारा होता है स्क्वायर पेपर। तो हम ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, एक नियमित पंचभुज का आंतरिक कोण कितना होता है? पेंटागन। तो पेंटागन हम आपको बता दें कि ये पॉलीगॉन्स के अंतर्गत आते हैं। पॉलीगॉन्स यानी कि जो कि 2 या 2 से अधिक भुजाओं से मिलकर के बनी हुई आकृति होती है, उसमें जो है यहाँ हमें बताना है कि जो पेंटागन है, पेंटागन का एंगल कितना होता है, और वो भी हमें बताना है कि इसमें इंटरनल एंगल वैल्यू कितनी होती है एक रेगुलर पेंटागन की। तो हम आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है 108 डिग्री। किसी भी पेंटागन का जो इंटरनल एंगल होता है वो होता है 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, एक नियमित बहुभुज के बाह्य कोणों का योग किसके बराबर होता है? अगर हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसके जो एक्सटीरियर एंगल है उनका योग कितना होता है? तो ये योग होता है दोस्तों 360 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, एक पत्थर को हवा में उछालने से पत्थर द्वारा वक्र का निर्माण होगा। यदि हम एक पत्थर है और पत्थर को यदि हम अपने हाथों से ऊपर की तरफ वायुमंडल में फेंकते हैं तो उसका जो कर्व, जो उसका ग्राफ बनता है, आपने देखा होगा वो हमेशा एक मैक्सिमम पोजीशन पर जाता है और फिर उसके बाद में डाउन होकर जमीन पर गिरने लगता है। तो इस प्रकार का जो ग्राफ बनता है उसको हम बोलते हैं परवलय, या फिर इंग्लिश में इसको बोला जाता है पैराबोला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, एक कौणिक वक्र की उत्केंद्रता 1 है, यह कौन सा वक्र होगा? यदि हमारे पास में एक कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं जैसे कि एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। तो यदि उसमें एक टर्म्स होती है इसेंट्रिसिटी, जिसको कि हम उत्केंद्रता बोलते हैं, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि किस सेक्शन की किसकी जो उत्केंद्रता है वो 1 से या 1 होती है। तो हम आपको बता दें कि जो इसेंट्रिसिटी है वो पैराबोला की, यानी कि परवलय की जो इसेंट्रिसिटी है वो 1 के बराबर होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि किसी वक्र की इसेंट्रिसिटी का मान 1 से ज्यादा है, तो अब यहाँ पर अभी 1 के बराबर था, यदि 1 के बराबर वैल्यू है तो वो होता है पैराबोला। यदि 1 से अधिक है, तो यदि 1 से अधिक हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं हाइपरबोला, यानी कि अति परवलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंक्वाकार वक्र जिसकी अभिकेंद्रता इकाई से कम होती है वह वक्र या कर्व क्या कहलाता है? तो ऐसा कर्व, ऐसा डायग्राम जिसकी इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है उसको हम बोलते हैं एलिप्स या फिर दीर्घवृत्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दीर्घवृत्त, जिसको कि हम एलिप्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, एक इनवैल्यूट वक्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो इनवैल्यूट कर्व होता है उसका प्रयोग हम जनरली गियर सिस्टम में करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
टू गियर में। इनवॉल्यूट्स की जो प्रोफाइल होती है वो हमारे लिए काय में बनती है, गियर में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में कौन से बहुफलक ठोस में दो समान और समरूप फलक एक दूसरे के समांतर और आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका प्रिज्म। प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है जो कि जिसमें कि नीचे का सेक्शन और ऊपर का सेक्शन एक जैसा ही होता है। तो यहां पर वही बोला है कि बहुफलक, कौन सा बहुफलक जिसमें कि ठोस में दो समान और समरूप फलक एक दूसरे के समांतर और आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं। तो ऐसी आकृति हमारी क्या होती है? प्रिज्म होती है, जिसमें कि नीचे का सेक्शन और ऊपर का सेक्शन एक समान होता है, वो एक दूसरे से आपस में पैरेलल और रेक्टेंगुलर स्वरूप में एक दूसरे से उनके फेसेस क्या हैं, कनेक्ट ये होते हैं, जो जुड़े होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42, एक प्रिज्म इस प्रकार पड़ा है कि इसका अक्ष HP के परपेंडिकुलर है, कौन सा दृश्य पहले खींचा जाएगा? तो यदि हमारे पास में कोई प्रिज्म है जो कि HP के परपेंडिकुलर है, इस कंडीशन में हमको जो दृश्य बनता है वो बनता है हम शीर्ष दृश्य यानी कि टॉप व्यू। तो जब HP के परपेंडिकुलर होता है, HP के परपेंडिकुलर यदि होगा प्रिज्म, तो उस कंडीशंस में हम जो है सबसे पहले क्या बनाते हैं? टॉप व्यू बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन से लंबकोणीय प्रक्षेपों में ठोस की ऊंचाइयां दिखाई देती हैं? तो ये प्रोजेक्शन का भी हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें कि प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट को हमने समझाया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट से देख लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सम्मुख दृश्य एवं पार्श्व दृश्य, यानी कि फ्रंट व्यू और साइड व्यू में हमको जो है किसी भी ठोस की ऊंचाई यानी कि हाइट हमको दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा चक्रीय ठोस नहीं है? पिरामिड, गोला, बेलन और शंकु। तो यहां पर जो पिरामिड है, ये पिरामिड जो है चक्रीय सॉलिड नहीं होता है, क्योंकि पिरामिड कैसे बनता है? पिरामिड कुछ इस तरीके से बनता है, इस प्रकार से पिरामिड बनता है, यानी कि नीचे का जो शेप होता है वो जाकर के एक कुछ हाइट पर जाकर के एक पॉइंट से मिल जाता है, तो उसको हम पिरामिड बोलते हैं। तो ये क्या है? चक्रीय यानी कि साइकिल कंप्लीट नहीं होती है। बाकी जो आपका एलिप्स, गोला है, सिलेंडर है और शंकु है, इन सभी में क्या होता है? एक साइकिल के रूप में ये पूरा फिगर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा चक्रीय ठोस नहीं है, तो पिरामिड हमारा चक्रीय ठोस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे लिए कि जब किसी आयत को उसकी एक भुजा को स्थिर रखकर चारों ओर घुमाया जाता है तो हमें कौन सा सॉलिड प्राप्त होता है? यदि हमारे पास में आयत है यानी कि रेक्टेंगल है और उसको हम उसकी एक साइड को स्थिर रख करके यदि हम घुमाते हैं तो ऐसा करने पर हमें जो ठोस आकृति प्राप्त होती है वो होती है सिलेंडर, यानी कि आयत से हमें क्या प्राप्त होता है? सिलेंडर प्राप्त होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बेलन या फिर सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा समबाहुफलक नहीं है? समबाहुफलक नहीं है, तो यहां पर ऑप्शन है आपका घन, चतुष्फलक, प्रिज्म और अष्टफलक। तो जो प्रिज्म है, प्रिज्म जो है आपका समबाहुफलक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, घन वह ठोस है जिसमें कि, अब हमें ये बताना कि घन यानी कि जो क्यूब है वो क्यूब जो है किस प्रकार का सॉलिड होता है। तो हम आपको बता दें कि जो क्यूब है इस प्रकार एक 6 भुजाओं वाला, 6 वर्गाकार सतहों वाला जो है आकृति होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 6 समान वर्गाकार सतहें किसमें होती हैं? क्यूब में यानी कि सॉलिड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, टेट्राहेड्रॉन वह ठोस है जिसमें कि, यानी कि जो टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रॉन में क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, टेट्राहेड्रॉन में 4 समान समबाहु त्रिभुज वाली सतहें होती
हैं। यानी कि डायडाहेड्रॉन में क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 4 होती हैं, जो कि सभी समान होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, जब किसी शंकु या पिरामिड को उसके आधार के समांतर कहा जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। शंकु है या हमारे पास में पिरामिड है या कौन है, तो यदि हम उसके बेस के समांतर यानी कि पैरेलल यदि हम बोले तो हमें उससे क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है छिन्नक, जिसको कि हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ कोन हमें कब प्राप्त होता है, जबकि उसके आधार के वो कैसा होता है, वो पैरेलल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, ठोस ज्यामितीय आकृतियों में विमाएं कैसी होती हैं। तो ठोस ज्यामितीय जो आकृतियां हैं उनमें जो विमाएं यानी कि डायमेंशंस होती हैं वो कितनी होती हैं, क्या होती हैं, तो वो होती हैं सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर्स में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों हमने आज इंजीनियरिंग ड्राइंग के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में 50 क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी प्रकार से आगे की सीरीज आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो कैसा लगा आप सभी लोगों का हमारा ये वीडियो, यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स।